Good morning students. Today I will discuss chapter 4 work energy and power. First of all, what is work? Work क्या है? Work is said to be done when a force changes the position of the body on which it is applied. जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फोर्स उस बॉडी की पोजीशन को चेंज कर देता है तो हम कहेंगे वर्क इज सेड टू बी डन। नेक्स्ट डेफिनेशन में हम ये भी कह सकते हैं वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस ए सर्टेन डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। वर्क को हम तब कह सकते हैं जब कोई फोर्स किसी बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर देता है, सर्टेन डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी, एक निश्चित डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर देता है किसी बॉडी के अंदर, तब भी हम क्या कहेंगे उसको वर्क इज सेड टू बी डन। When a constant force F acting on a body produces a displacement S vector notation in the body, then work done by the force is the dot product of force and displacement। जो वर्क होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? आपने डॉट प्रोडक्ट और टू वेक्टर्स आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में बेटा, आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपको कराए गए थे। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। तो ये जो थीटा है, थीटा क्या है बेटा? स्मॉलर एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो आपका थीटा है। जैसे ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये कोई बॉडी रखी हुई है। ठीक है, अब हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया इस बॉडी पे F, और एंगल कितना है? थीटा। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। तो जो F का जो कंपोनेंट बनेगा बेटा, हम इसको रिजोल्व करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में इस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा क्या होगा? F cos थीटा। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास F sin थीटा। ठीक है, ये कंपोनेंट कौन सा बनेगा? F sin थीटा। फोर्स को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने तोड़ दिया, तो यहाँ फोर्स लगाने के बाद जो बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है इस पोजीशन पे, मान लो पोजीशन पहले ये ए थी, अब यहाँ पे बी पे जा चुके हम। ठीक है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी कि यह सेम डायरेक्शन में होंगे, मान लो ये फोर्स यहाँ की बजाय बेटा फोर्स हम ऐसे लगा दें इस डायरेक्शन में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल जीरो हो जाएगा ना। तो जीरो करेंगे तो कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो W इज इक्वल टू इस फार्मूला में पुट करते हैं तो एफ एस कोस थीटा की वैल्यू 1 होगी, 1 इंटू एफ एस, दैट इज एफ एस, यानी प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो वर्क है कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट इसकी जूल है बेटा, सीजीएस यूनिट इसकी अर्ग है, ERG। और डायमेंशंस हैं इसकी जो ml²T-2 डायमेंशंस, यानी डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, तो आपने वर्क की डेफिनेशन है बेटा, 3 डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपने बनाना पड़ेगा, इसको अच्छी तरह डिस्कस करना पड़ेगा, समझ लेना, कोई डाउट है फिर पूछ लेना। अब W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। इफ F यानी कि F फोर्स कितना हो? 1 न्यूटन हो जाए, S कितना हो जाए? 1 मीटर हो जाए, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 1 हो जाए, यानी कि थीटा 0 डिग्री हो जाएगी। जब थीटा 0 डिग्री होगा, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 मीटर, ये है आपका 1 न्यूटन ही है। तो W किसके बराबर है? 1 जूल। तो 1 जूल की डेफिनेशन क्या आपने ध्यान रखना है? 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 1 न्यूटन। अगर जब किसी बॉडी के ऊपर हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लो यहीं इस बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और इसको 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट तक लेके जाएं, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही जाएं, यानी थीटा 0 डिग्री हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग जाएं, तो वर्क डन जो होगा आपका कितना होगा? 1 जूल होगा। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, और जो वर्क होता है बेटा आपने ध्यान रखना है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी कि 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग। अगर 3 होते स्पेस के अंदर हो तो 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग और जेड के लॉन्ग। ऐसे ही वेक्टर के एफ के होंगे, ऐसे ही वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के होंगे। ठीक है, एफ को क्या लिखते हैं? वेक्टर एफ आई कैप इंटू एफ एक्स, यानी कि आई कैप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस
एफ एक्स यानी कि एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग फोर्स का कंपोनेंट है ये एफ वाई क्या है, फोर्स का कंपोनेंट वाई के लॉन्ग, क्योंकि जे कैप है ना तो यूनिट वेक्टर वाई के लॉन्ग होता है, के कैप जेड के लॉन्ग होता है और एफ जेड है कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग जेड डायरेक्शन। ऐसे ही एस के आई एस एक्स प्लस जे एस वाई प्लस के एस जेड, तो डब्ल्यू क्या होगा, एफ डॉट एस हो जाएगा। एफ की वैल्यू एज इट इज पुट करेंगे, हम करेंगे ना, तो यहाँ पे एस एक्स एफ एक्स हो जाएगा प्लस एस वाई एफ वाई हो जाएगा प्लस एस जेड एफ जेड हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले ये आई एफ एक्स है ना सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, जहाँ आई डॉट आई बनेगा तो 1 हो जाएगा, आई डॉट जे बनेगा तो 0, आई डॉट के बनेगा तो भी 0, जे डॉट जे बनेगा तो 1 और जे डॉट के बनेगा तो 0, जे डॉट आई तो भी 0। ऐसे ही के डॉट आई 0 बनेगा, के डॉट जे 0 बनेगा, के डॉट के 1 बनेगा। 3 टर्म बचेंगे आपके पास, एक तो आई वाली बचेगी, एक जे वाली बचेगी और के वाली बचेगी, ठीक है। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ एस कोस थीटा। तो इसको हम ये भी लिखते हैं बेटा, इसको एफ है ना कोस थीटा, इसके साथ ले लेंगे एफ कोस थीटा इंटू एस। और ये एफ कोस थीटा क्या है आपका, देखिए एफ कोस थीटा नहीं कंपोनेंट ऑफ फोर्स का कंपोनेंट है, किसके डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा यहाँ से एफ का कंपोनेंट है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना एस, क्योंकि ए से बी तक जब बॉडी मूव करती है डिस्प्लेस्ड होती है तो डिस्प्लेसमेंट एस आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वर्क डन होगा कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ध्यान रखना है कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ वर्क बेटा, दो टाइप की बेटा, जो जैसे अब्सोल्यूट था आपने जैसे फोर्स की पढ़ी थी ऐसे ही इसकी है अब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल यूनिट्स। अब्सोल्यूट यूनिट जो वर्क की जो अब्सोल्यूट यूनिट है वो जूल है, क्या है, जूल है, ठीक है। एंड यूनिट एंड अब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क क्या है, जूल इज दी एसआई एंड अब्सोल्यूट यूनिट एसआई भी और अब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क भी आपका, ठीक है। ये बेटा आपका अब्सोल्यूट एंड अर्ग इज दी अब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क ऑन सीजीएस सिस्टम, और सीजीएस सिस्टम में क्या अर्ग, ध्यान रखना अर्ग, और ये जूल आपका सीजीएस सिस्टम में अर्ग। रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, रिलेशन निकालना, 1 जूल किसके बराबर है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इंटू कोस 0। तो 1 जूल ये था ना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू स्मॉलर एंगल बिटवीन दी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो 1 न्यूटन बेटा आपने पढ़ा था 10 टू द पावर 5 डाइन होता है ना, 1 मीटर किसके बराबर होता है 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर 2 तो 10 टू द पावर 7 हो जाएंगे ना, यानी कि 1 जूल किसके बराबर है 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रेविटेशन यूनिट से दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वर्क, जो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वर्क क्या हमारी ग्रेविटेशन यूनिट्स को प्रैक्टिकल यूनिट्स भी बोलते हैं, कि प्रैक्टिकली हम इसको यूज करते हैं। किलोग्राम में मीटर, किलोग्राम में मीटर, इट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क ऑन एसआई सिस्टम, किलोग्राम में मीटर। अब बेटे यहाँ पे वर्क इज सेड टू बी, एसटीपी का मतलब वर्क इज सेड टू बी 1 किलोग्राम में मीटर, आप पूरा लिख सकते हैं। एसटीपी का मतलब है वर्क इज सेड टू बी 1 किलोग्राम मीटर व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम फोर्स, जब हम किसी बॉडी के ऊपर 1 किलोग्राम फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी मूव कर जाती है 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ए अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो फोर्स कितना होना चाहिए, जब हमारे पास फोर्स कितना लगाएं, हम 1 किलोग्राम फोर्स लगाएं किसी बॉडी के ऊपर, और वो बॉडी कितने डिस्टेंस पे मूव कर जाए 1 मीटर पे, और डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, 1 किलोग्राम में मीटर जो होगा 1 किलोग्राम फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना 1 मीटर, थीटा वैल्यू 0 यानी कोस 0। तो यानी कि 1 किलोग्राम फोर्स किसके बराबर होता है 9.8 न्यूटन, 1 मीटर एज इट इज इंटू 1, 1 किलोग्राम मीटर इज 9.8 जूल। तो ध्यान रखना बेटा, जब किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में बदलना है तो 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर न्यूटन से किलोग्राम फोर्स बदलना है तो 9.8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में बदलना तो 9.8 से मल्टीप्लाई, और न्यूटन से किलोग्राम फोर्स बदलना है तो 9.8 से डिवाइड करना है। सीजीएस यूनिट क्या है, ग्राम सेंटीमीटर, बी पार्ट है ग्राम सेंटीमीटर। इट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क ऑन सीजीएस सिस्टम, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में क्या है, वर्क की जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स है वो क्या है ग्राम सेंटीमीटर। वर्क इज सेड टू बी 1 ग्राम सेंटीमीटर, वर्क को 1 ग्राम सेंटीमीटर कब कहेंगे,
जब हम बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगाए, 1 ग्राम फोर्स लगाएं और बॉडी 1 सेंटीमीटर मूव कर जाए डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है, यानी फोर्स कितना 1 ग्राम फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट कितना 1 सेंटीमीटर हो, थीटा कितना हो 0 डिग्री हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे 1 ग्राम सेंटीमीटर वर्क इज डन, ठीक है, यानी कि 1 ग्राम फोर्स होता 989 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू कोस 0 की वैल्यू 1, यानी कि 1 ग्राम सेंटीमीटर आपका 980 अर्ग है, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर से अर्ग बनाने हैं तो 9.80 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर अर्ग से क्या बनाना है ग्राम सेंटीमीटर बनाने हैं तो क्या करेंगे हम 980 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, कोई डाउट है, एनी डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हैं। अब रिलेशन बिटवीन किलोग्राम मीटर ग्राम मीटर, 1 किलोग्राम मीटर किसके बराबर होता है, यानी कि 10⁻³ इंटू 10⁻²⁰ यानी कि 1 ग्राम मीटर किसके बराबर है 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर, क्लियर है, कोई डाउट हो बताइए इसमें, क्योंकि रिलेशन निकालना किलोग्राम मीटर, 1 किलोग्राम मीटर किसके बराबर होता है 10⁻³ ग्राम, और 1 ग्राम सेंटीमीटर किसके बराबर होता है 10⁻² सेंटीमीटर, तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है, कोई डाउट इसको। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, पहला क्या पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा बेटा, जब जो एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बनेगा ना वो 90 से लेस देन होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक है, देखिए कैसे, मान लो कोई ये सरफेस है बेटा, यहाँ पे कोई बॉडी रखी है, तो इस बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ओरिजेंटल यहाँ ऐसे भी लगा सकते हैं फोर्स, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, और ये 90 डिग्री पे है, ठीक है, अब कोस 90 तो जीरो हो जाएगा, अगर 90 डिग्री पे फोर्स लगाएंगे हम, ठीक है, क्लियर है, तो वर्क डन क्या होगा जीरो होगा, कि कोस 90 जीरो होता है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर थीटा की वैल्यू जीरो, जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री होगा तो वर्क को हम पॉजिटिव कहेंगे, क्योंकि 0 से 90 तक है जो वैल्यू कोस की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि एंगल कितना होना चाहिए, अगर 90 से लेस देन है, यानी एक्यूट एंगल है तो वर्क डन क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा। व्हेन ए बॉडी इज अंडर फ्री फॉल, जब बॉडी को नीचे गिराते हैं, बॉडी नीचे फ्री फॉल मूव करती है तो इसमें एंगल जीरो तो होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कारण बॉडी नीचे आती है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कारण जो फोर्स लग रहा है वो भी नीचे की तरफ है, दोनों एक डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल जीरो होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। When a lawn roller is pulled by applied force along its handle, जब एक लॉन रोलर होता है, जब हम उसको खींचते हैं पुल करते हैं बेटा, ठीक, पुल करते हैं तो वो आगे की तरफ मूव करता नहीं, फोर्स जिसकी डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में लॉन रोलर मूव करता है तो वर्क डन क्या होगा हमारे पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्क डन जो है प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल 0 डिग्री है तो वर्क डन पॉजिटिव, ठीक है बेटे, ध्यान से पढ़ लेने को। एक्सपेंशन ऑफ ए पिस्टन अटैच टू ए गैस फिल्ड सिलेंडर, मान लो सिलेंडर के अंदर गैस है, ठीक है, ये मान लो एक सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, और इसके अंदर गैस है और ये पिस्टन लगा रखा है इसमें, ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन आपका, ठीक है, जब गैस ऊपर की तरफ जाएगी एक्सपेंड होगी ऊपर की तरफ, यानी कि पिस्टन के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, फोर्स भी ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है तो वर्क डन क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब ये है जहां पे थीटा 0 डिग्री होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 डिग्री होगा या 90 से लेस होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक है। स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबड़ बैंड और स्प्रिंग, जब किसी रबड़ बैंड को स्ट्रेच करते खींचते हैं तो वर्क डन क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि मैं यहाँ से मान लो ये स्प्रिंग का ये एंड फिक्स है और स्प्रिंग को मैं इस हाथ से खींचता हूँ तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है और उसकी लेंथ भी उसी डायरेक्शन में इंक्रीज होती है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, ठीक है। मोशन ऑफ ए टॉय बाय ए चाइल्ड व्हेन रोप स्ट्रिंग इज अटैच टू इट, यानी कि कोई बच्चा जब किसी खिलौने को एक रस्सी से खींचता है ना, ठीक है, तो वो क्या करता है वर्क डन पॉजिटिव होता है। नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा होगी तो वर्क डन क्या होगा नेगेटिव होगा। वहने बॉडी इज थ्रोन, जब किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं बेटा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फोर्स लगता है वो नीचे की तरफ लगता है, ठीक है, फोर्स तो ऊपर की तरफ हो आपका और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा ना, तो कोस 180 होता है बेटा -1 तो वर्क डन नेगेटिव होगा, ठीक है।
मोशन ऑफ बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज अपोज्ड बाय द जो वर्क डन होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण। मान ली किसी बॉडी को हम खींचते हैं, मान लो यही कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमें पुश करते हैं, ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या, जिसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है ना, यानी कि वर्क डन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन होगा बेटा वो क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। ब्रेक सप्लाई जो ब्रेकिंग फोर्स के कारण जो वर्क डन वो भी नेगेटिव होगा। वर्क डन इन पुली सिस्टम वो भी नेगेटिव होता है, क्यों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कारण फोर्स तो नीचे की तरफ होता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होता है, तो वर्क डन क्या होगा वहां पे भी नेगेटिव होगा। व्हाइल वॉकिंग अप्लाइड फोर्स इन दी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब हम वॉक करते हैं हम फोर्स क्या करते हैं, पीछे की डायरेक्शन में लगाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अपने अर्थ को हम पीछे की तरफ धकेलते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं आगे मूव करते हैं। तो वर्क डन जो करते हैं ड्यूरिंग वॉकिंग, जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके कारण जो वर्क डन होता है वो भी क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। तो बेटा आपने पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव, तो बेटा आपने ये वर्क डन है, वर्क की डेफिनेशन है, उसके यूनिट है एसआई यूनिट, सीजीएस सिस्टम, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन, इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जांपल बेटा अच्छी तरह से यादें करने हैं आपने। क्लियर है? तो बेटा अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना बेटा, उस समय में क्या होता है आपका वर्क डन नेगेटिव होता है, ठीक है, 180 डिग्री एंगल हो या 90 से बड़ा हो, ठीक है। थैंक यू।